हेलो एवरीवन, माय नेम इज इशमीत कौर। इस वीडियो का टॉपिक आपका है चैप्टर नंबर 1 का कंटिन्यूएशन पार्ट। हमने कंटिन्यू करना आगे IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो तक हमने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा था, क्या क्या कहता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, किस किस बेसिस पे बना, क्या क्या चेंजेस आए, ये सब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब हमने इस वीडियो में आपका IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट कवर करना है। The objective of IFRS 13 is to provide a single source of guidance for a fair value measurement। देखो अब क्या होता है, हमने कहीं स्टैंडर्ड में ऐसे पढ़ा कि फेयर वैल्यू पे मेजर कर दो, फेयर वैल्यू पे मेजर कर दो, कहीं स्टैंडर्ड से बात करते हैं। IAS 16 कहता है या कॉस्ट मॉडल फॉलो कर लो या फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर लो, बट ये फेयर वैल्यू जो फेयर वैल्यू मॉडल में यूज होनी है ये आएगी कहां से, ये इसके बारे में गाइडेंस देता है हमें IFRS आपका 13। ठीक है, rather than it being spread through several reporting standards। अब क्या हुआ, ये तकरीबन हर एक स्टैंडर्ड में ना, आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में देखा होगा हर एक स्टैंडर्ड में फेयर वैल्यू की बात होती ही होती है। अब क्या हुआ, हर एक स्टैंडर्ड में फेयर वैल्यू की डेफिनेशन देने की बजाय बोर्ड ने क्या किया, IFRS 13 ही इशू कर दिया। उसने कहा IFRS 13 से पूछ लो फेयर वैल्यू क्या होती है। ठीक है, many accounting standards require or allow to measure at fair value। some examples IAS 16 और IFRS 3 जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन का है। अब स्कोप IFRS 13 किस किस को अप्लाई होता है, ये सभी चीजों को अप्लाई होगा एक्सेप्ट शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन पे और लीजेस के केस में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना IFRS 13। IFRS 13 बताता है सबसे पहले फेयर वैल्यू की डेफिनेशन। ठीक है, कि फेयर वैल्यू होती क्या है, पहले तो ये समझो। फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू समझने मतलब कंप्यूट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा फेयर वैल्यू होती क्या है। फेयर वैल्यू मतलब प्राइस। कौन सा प्राइस, जो कि रिसीव होगा एसेट को सेल करने से या पे करेंगे किसी लायबिलिटी को ट्रांसफर करने से। ठीक है, ऑर्डिनरली ट्रांजैक्शन होगी, मतलब रिलेटेड पार्टीज नहीं होंगी, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट। मेजरमेंट डेट वाला प्राइस लेना है। प्राइस कौन सा वाला, मेजरमेंट डेट वाला। किस लिए, जब एसेट को सेल करती हूँ वो वाला प्राइस या लायबिलिटी पे करती हूँ वो वाला प्राइस, दोनों में जो भी मेरी सिचुएशन है, किस डेट की, मेजरमेंट डेट की। किसके बीच में, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं ना उसमें। Market participants are knowledgeable third parties when pricing an asset or a liability। ये कंडीशन, लोकेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज के हिसाब से डिसाइड होते हैं। It should be assumed that market participants are not forced into transactions। IFRS 13 notes that there are various approaches to determine fair value of an asset or liability। Market approaches, cost approaches और income approach। फेयर वैल्यू मेजर करने के ना बहुत तरीके हो सकते हैं। कैसे, मार्केट में जाके पूछ सकती हूँ इसकी फेयर वैल्यू क्या है। कॉस्ट अप्रोच, इस पर्टिकुलर एसेट और लायबिलिटी को होल्ड करने की कॉस्ट क्या है वो देख सकती हूँ, उस पर फेयर वैल्यू मेजर कर सकती हूँ। इनकम अप्रोच, जितना मुझे बेनिफिट रिसीव होगा उससे। Whatever approach is taken, the aim is always same to estimate price that would transferred in a transaction with a market पार्टिसिपेंट। क्लियर हो गया। अच्छा, द प्राइस, अब प्राइस क्या है, फेयर वैल्यू इज द मार्केट बेस्ड मेजरमेंट, नॉट वन दैट इज एंटिटी स्पेसिफिक। ये याद रखना, फेयर वैल्यू कभी भी एंटिटी स्पेसिफिक नहीं होती। एज सच व्हेन डिटरमिन द प्राइस एट व्हिच एन एसेट वुड बी सोल्ड, ऑब्जर्वेबल डाटा फ्रॉम एक्टिव मार्केट शुड बी यूज्ड वेयर पॉसिबल। अब क्या होता है कि मुझे ऑब्जर्वेबल डाटा लेना पड़ता है एक्टिव मार्केट से। अब ये एक्टिव मार्केट क्या है, एक्टिव मार्केट का मतलब वेयर ट्रांजैक्शंस फॉर एन एसेट और लायबिलिटी अकर, जहां पे मैं नॉर्मली उस पर्टिकुलर एसेट की और लायबिलिटी की ट्रांजैक्शंस करती हूँ ना, उसको मैं एक्टिव मार्केट बोलती हूँ। ठीक है, चलो अब IFRS 13 क्लासिफाइज इनपुट्स इनटू ए वैल्यूएशन टेक्निक्स इनटू 3 लेवल्स। अब देखो, मुझे जो ये फेयर वैल्यू मेजर करनी है ना, वो 3 लेवल्स डिटरमिन करके फेयर वैल्यू मेजर करनी है। ठीक है,
3 लेवल से मुझे पता लगेगा मैं बिलोंग करती हूँ लेवल 1 से, लेवल 2 से या लेवल 3 से, ये मुझे अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस पता लगेगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये पता लगाएं कि लेवल 1 क्या होता है। लेवल 1 कोटेड प्राइस ऑफ आइडेंटिकल एसेट्स, मतलब जो एसेट मेरा है उसी का प्राइस मुझे मार्केट में मिल जाता है। लेवल 2 ऑब्जर्वेबल प्राइस होता है सिमिलर एसेट का, वो पर्टिकुलर दैट एसेट नहीं होता, उसके साथ के एसेट जो सिमिलर एसेट होते हैं ना उसका होता है। ठीक है, दैट आर नॉट लेवल 1 इनपुट्स। अब देखो, अगर लेवल 1 इनपुट्स में से मुझे प्राइस नहीं मिल पा रहा तो मैं लेवल 2 में जाऊंगी। ठीक है, quoted price of similar assets in active market, quoted price of identical asset in less active market, observable input that are not prices, ये आ जाएंगे लेवल 2 में। ठीक है, अब लेवल 3 इनपुट्स आर अनऑब्जर्वेबल। ठीक है, जब मुझे लेवल 1 से भी नहीं अपना प्राइस मिल रहा, लेवल 2 से भी नहीं मिल रहा, मैं लेवल 3 की तरफ आ जाऊंगी। दिस इंक्लूड कैश और प्रॉफिट फोरकास्ट। मैं क्या करूंगी, जब मेरे पास मार्केट में उस पर्टिकुलर एसेट लायबिलिटी की मेरे वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, अपने कैश फ्लोज एस्टिमेट कर लूंगी कि फ्यूचर में मुझे ये कितने कैश फ्लोज देगा। डन है, चलो। A significant adjustment to level 2 input would lead to being categorized as level 3. प्रायोरिटी इज गिवन टू लेवल 1, फिर लोएस्ट जो प्रायोरिटी जाती है वो लेवल 3 पे जाती है। मतलब पहले आप जज करो कि क्या आपका एसेट लायबिलिटी लेवल 1 में आ रहा है, नहीं आ रहा, लेवल 2 में आ रहा है, नहीं आ रहा, लेवल 3 की तरफ तब जाओ, डायरेक्टली लेवल 2 3 पे जंप मत हो जाना। ठीक है, input to determine fair value. IFRS 13 gives the following example of input used to determine fair value. जैसे इक्विटी शेयर्स है इन ए लिस्टेड कंपनी, एसेट है। अनएडजस्टेड कोटेड प्राइस इन एन एक्टिव मार्केट, उसकी जो एक्टिव मार्केट होगी। लेवल 2 बिल्डिंग हेल्ड एंड यूज्ड। ठीक है, अब बिल्डिंग, सिमिलर बिल्डिंग का प्राइस तो मुझे मिलेगा नहीं, तो मैं प्राइस पर स्क्वायर यूज कर लूंगी, स्क्वायर मीटर यूज कर लूंगी। कैश जनरेटिंग यूनिट, कैश जनरेटिंग यूनिट मतलब जो ग्रुप ऑफ एसेट्स होते थे, आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट जिनको हम इंडिविजुअली मेजर नहीं करते थे, उसको मैं सीजीयू बना देती थी मिला के, उसके जितने भी प्रॉफिट या कैश फ्लोज आएंगे इन फ्यूचर वो मैं लेवल 3 में आ जाऊंगी। ठीक है, डन हो गया। चलो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अंडरस्टैंडिंग 3। अंडरस्टैंडिंग 3 में वो क्या कह रहे हैं, B has an investment property that is measured at fair value. This property is rented out on short-term leases. The directors wishes to fair value the property by estimating present value of net cash flows that the property will generate for B. They argue that this best reflects the way in which the building will generate economic benefits for B. देखो, इसमें हमें वो ये कह रहे हैं, बी के पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो कि उसने इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए हेल्ड कर रखी है। अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है, अब इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसने परचेज कर रखी है बी ने, जिसको उसने वैल्यू किया है नेट कैश फ्लोज जनरेटेड। ठीक है, अब बी का ये कहना है कि इस वे का जो इस वे से बेस्ट एस्टिमेट हो रहा है। The building is unique although there have been many sales of similar building in local area. Okay, discuss whether valuation technique जो है डायरेक्टर्स में वो appropriate है या नहीं। ठीक है, so चलो इसके आंसर की तरफ। अब आंसर में क्या कह रहे हैं, द डायरेक्टर्स एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज दैट द बिल्डिंग विल जनरेट इज ए लेवल 3 इनपुट। देखो, अब जो हमने बिल्डिंग को मेजर किया वो लेवल 3 इनपुट के हिसाब से मेजर किया। क्यों? क्योंकि लेवल 3 में ही हमें बताया गया है कि फ्यूचर कैश फ्लोज जितने होंगे ना उसमें एस्टिमेट कर लो। ये देखो, इनपुट्स आर अनऑब्जर्वेबल, दिस कुड इंक्लूड कैश और प्रॉफिट फोरकास्टिंग। जो फोरकास्ट कर रही हूं मैं उसके हिसाब से मुझे मेजर कर लेने। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद IFRS 13 गिव्स लोएस्ट प्रायोरिटी टू लेवल 3। अब मैं IFRS 13 की जो प्रायोरिटी है वो लोएस्ट प्रायोरिटी मानती हूँ। पहले 1 और 2 एग्जिस्ट होने चाहिए। Observable data about the recent sale prices of a similar property is level 2 input. अब the fair value of the building should therefore be based on these prices with adjustment made as necessary to reflect the specific location.
देखो मैंने अभी जब आपको लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में बताया, मैंने ये बताया कि हमने लेवल 3 पे या 2 पे डायरेक्टली जंप नहीं करना। पहले हमने देखना है कि क्या हमारा पर्टिकुलर एसेट या लायबिलिटी लेवल 1 या लेवल 2 से मेजर हो सकते हैं। नहीं हो सकते तब लेवल 3 पे जाओ, ठीक है। अब उसके बाद लेवल 3 पे हमने तब जाना है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, मेरे पास ऑब्जर्वेबल इनपुट्स हैं लेवल 2 के लिए, पहले लेवल 2 पे जाऊंगी, ठीक है। डन हो गया। चलो नेक्स्ट है हमारा मार्केट। द प्राइस रिसीव्ड व्हेन एन एसेट इज सोल्ड may differ depending upon the specific market where the transaction occurs. Obviously हर मार्केट डिफरेंट होती है और प्राइस जो रिसीव होता है वो भी डिफरेंट होगा। IFRS 13 says that the fair value should be measured by reference to the principal market. The principal market is the market with greatest activity for the asset or liability being measured. देखो मुझे IFRS 13 ये कहता है प्रिंसिपल मार्केट के बेसिस पे रिकॉग्नाइज करो। प्रिंसिपल मार्केट मतलब वो मार्केट जिस मार्केट में ज्यादातर वो एसेट और लाइबिलिटी एक्सचेंज होता है, डील होता है, वही वो कह रहे हैं। द प्रिंसिपल मार्केट इज द मार्केट विद रिगार्ड ग्रेटेस्ट एक्टिविटी। The entity must be able to access the principal market at the measurement date. This means principal market for the same asset can differ between entities. ऑब्वियसली, ठीक है। प्रिंसिपल मार्केट हो सकती है सेम एसेट के लिए दूसरी एंटिटीज के पास हो सकता है। एक एंटिटी के एसेट किसी और मार्केट में ट्रेड होते हैं ज्यादा, दूसरे एंटिटी के एसेट किसी और मार्केट में। प्रिंसिपल मार्केट के बाद कंसेप्ट आता है हमारा मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। इफ देयर इज नो प्रिंसिपल मार्केट, अगर प्रिंसिपल मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, देन फेयर वैल्यू इज मेजर्ड बाय रेफरेंस टू मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। एक काम करो, आप ना प्रिंसिपल मार्केट नहीं मिल पा रही ना आपको उस एसेट लायबिलिटी की, आप एक काम करो, आप मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट ले लो। मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट जो आपकी उस पर्टिकुलर एसेट लायबिलिटी को सूट करेगी, सबसे ज्यादा एडवांटेज वाली मार्केट वो ले लो। The most advantageous market is one that maximize the net amount received from selling the asset or minimize the amount paid to transfer a liability. Transaction cost will play a role in deciding which market is most advantageous. However, fair value is not adjusted for transaction cost because they are characteristics of the market rather than asset. हमने जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आई है फेयर वैल्यू एडजस्ट नहीं करनी, क्यों? क्योंकि ये मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एसेट के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। डिपेंड करेगा अलग अलग मार्केट पे कि कुछ मार्केट की ट्रांजेक्शन कॉस्ट अलग होगी, कुछ मार्केट की ट्रांजेक्शन कॉस्ट अलग होगी, ठीक है। डन हो गया। चलो अब नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग 4 है। An asset is sold in two different active markets at different prices. An entity enters into transaction in both markets and can assess the prices in those markets for the asset at measurement date as follows: price, transaction cost, transport cost, net price received. What is the fair value of the asset if market 1 is the principal market for the asset? दो मार्केट्स हैं, मार्केट 1 और मार्केट 2, और हमने एसेट का ये पता लगाना है कि क्या हमारा फेयर वैल्यू होगी अगर मार्केट 1 जो है मुझे प्रिंसिपल मार्केट दी हुई है, ठीक है। अब देखो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें मार्केट 1 अगर प्रिंसिपल मार्केट है तो हमें मार्केट 2 कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, प्राइस जितना होगा 26 माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट करके शो कर देंगे। आंसर में चेक कर लो। If market 1 is the principal market, then the fair value would be measured using price that would be received in the market less transport cost. The value therefore will be 24 minus 2. 24 minus 2 जो हो जाएगी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वो माइनस हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं। इफ नो प्रिंसिपल मार्केट कैन बी डिटरमिन्ड, तो इसका मतलब हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट 1 और मार्केट 2 में से प्रिंसिपल मार्केट कौन सी है, तो हम मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट की तरफ बढ़ जाएंगे। मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट क्या कहती है, इफ नाइदर मार्केट इज प्रिंसिपल मार्केट फॉर द एसेट देन द फेयर वैल्यू वुड बी मेजर्ड इन मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। The most advantageous market that maximize the net amount received. The net amount received in market 2, मार्केट 2 में देखो 22 है और मार्केट 1 में 21 है। इसका मतलब हमारे लिए मार्केट 2 मोस्ट एडवांटेजियस होगी,
जो प्राइस हम डिटरमिन करेंगे ना, यहीं पे ट्विस्ट आता है। हमने मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट डिसाइड करने के लिए तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसीडर कर लिया, बट जब हम इसमें प्राइस निकालेंगे ना तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंसीडर नहीं करनी। 25 माइनस 2 करेंगे 23, यही वो कह रहे हैं। द रिजल्ट्स इन फेयर वैल्यू मेजरमेंट ऑफ 25 माइनस 2. IFRS 13 specify that transaction costs play a role when determining market is most advantage, but they are not factored. ये वैल्यू में लेके नहीं आते, सिर्फ यही रोल है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का कि आपकी वो मोस्ट एडवांटेजेस है या नहीं है ये पता लगाने के लिए। ठीक है, डन हो गया। अब नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, व्हाट इज नॉन फाइनेंशियल एसेट्स? A difference between financial and non-financial asset is covered in detail in chapter 12. Financial assets include contractual rights to receive cash, investments in equity shares. ये हमने पढ़ा था। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स कैश रिसीव करने का या इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स। नॉन फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या मेरे इंटेंजिबल एसेट्स। द फेयर वैल्यू ऑफ ए नॉन फाइनेंशियल एसेट, IFRS 13 says that the fair value of non-financial asset should be based on its highest and best use. फेयर वैल्यू जो नॉन फाइनेंशियल एसेट की है वो हाईएस्ट और उसके बेस्ट यूज पे बेस्ड होनी चाहिए। द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज ऑफ एन एसेट is the use that a market participant would adopt in order to maximize its value. The current views of non-financial asset can be assumed to be highest and best used unless evidence exists to contrary. जो करंट यूज तुम्हारा नॉन फाइनेंशियल एसेट कर रहा है ना उसी को हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज बना लो, अगर कुछ कॉन्ट्रेरी दिया ना हुआ तो। ठीक है, The highest and best use should take into account physical possible, legally permissible, financial feasible. देखो, एक नॉन फाइनेंशियल एसेट हाईएस्ट और बेस्ट यूज उसका तब माना जाता है जब वो फिजिकली पॉसिबल है, लीगली परमिसिबल है और फाइनेंशियली फीजिबल है। फिजिकली पॉसिबल मतलब हम उसको फिजिकली पॉसिबल कर सकते हैं, फिजिकल में लेके आ सकते हैं। लीगली वो परमिसिबल है, लीगैलिटी दे सकते हैं, लीगल फॉर्म दे सकते हैं, प्लस फाइनेंशियली वो फिजिबल भी है। हमारे आउट फिजिकल मतलब हमारी फाइनेंशियली जो हमारा फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करता है वो। ठीक है, फाइनेंस है हमारे पास प्रॉपर उस नॉन फाइनेंशियल एसेट को अक्वायर करने का। IFRS 13 says a use can be legally permissible if it is not legally approved. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग 5. 5 quarters has purchased 100% of the ordinary shares of 3 halves and is trying to determine the fair value of the net assets. 5 quarters जो हैं परचेज 3 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 3 हाफ्स के और नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 halves own land that is currently developed for industrial use. The fair value of the land if used in manufacturing operation is 5 million. Many nearby plots of land have been developed for residential use. The land owned by 3 halves does not have any planning permission for residential use. अच्छा, जो 3 हाफ के पास लैंड है ना, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं तो वो 5 मिलियन की है। ठीक है, अब प्लॉट्स ऑफ लैंड जो रेजिडेंशियल यूज के लिए हैं नियर बाय, उनकी परमिशन 3 हाफ्स को नहीं है कि वो रेजिडेंशियल यूज कर सके। द फेयर वैल्यू ऑफ 3 हाफ एज ए वेकेंट लैंड जो है वो 6 मिलियन है और ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट 0.3 मिलियन है अगर वो लैंड को कन्वर्ट करते हैं। हाउ दिस शुड बी लैंड बी हाउ द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड शैल बी डिटरमिन्ड। ठीक है, तो आ जाओ अपने अंडरस्टैंडिंग 5 पे। लैंड इज अ नॉन फाइनेंशियल एसेट. IFRS 13 says that fair value of a financial asset should be based on highest and best use. करंट यूज उसका ये है कि 5 मिलियन की कॉस्ट है अगर मैन्युफैक्चरिंग में यूज करूं तो, रेजिडेंशियल तो कर ही नहीं सकती, परमिसिबल ही नहीं है। However, there is evidence that market participants would be interested in developing residential use. रेजिडेंशियल यूज जो है वो लीगली प्रोहिबिटेड है उस लैंड का। Similarly, plots of land have been granted planning permission, so it is likely that particular plot of land will be granted permission. अब
अगर रेजिडेंशियल यूज के लिए मेजर करती हूँ तो उसका 6 मिलियन माइनस 0.3 जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट है वो माइनस करके 5.7 मिलियन कॉस्ट बनती है। तो लैंड का हाईएस्ट और बेस्ट यूज क्या बना 5.7 मिलियन। ठीक है, क्यों? क्योंकि एविडेंस ये है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये चाहते हैं कि लैंड को रेजिडेंशियल यूज किया जाए। हो गया क्लियर? नेक्स्ट है इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टिव। Below is an extract from a disclosure note about the fair value of an entity's financial assets. इसमें कुछ नहीं है, फेयर वैल्यू के बारे में ही वो पूछ रहे हैं। ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इनपुट्स किए हैं, एक बार आप खुद रीड कर लेना। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है चैप्टर समरी का आता है। ठीक है, चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। हम एक बार वो जो आपका इलस्ट्रेशन है वो देख लेते हैं, फिर उसके साथ के जो एग्जांपल है वो आप खुद रीड कर लेना एक बार। Below is an extract from a disclosure note about the fair value of an entity's financial assets and liability. Fair value of financial instruments, financial assets traded equities हैं जो कि लेवल 1 में है। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन है जो कि लेवल 3 से आई है। The fair value of the traded equities have been determined with reference to market price quotation. The fair value of, देखो जो fair values traded equity हैं जो उसमें price quotations आई हैं हमारी लेवल 1 में उससे है, मतलब कि identical assets और liabilities से ही हमारी fair value measure हुई है। The fair value of contingent consideration is estimated based on the forecast future performance of the acquired business over time frame, determined as part of acquisition agreement, discounted as appropriate. अब देखो फेयर वैल्यू जो कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन की क्या है, मैं फ्यूचर कैश फ्लोज को एस्टिमेट करके प्रेजेंट पे लेके आई हूँ, मतलब लेवल 3 यूज किया। This disclosure informs investors that the fair value of the investments in equities have been derived using level 1. This measurement required no judgment, eliminating risk of bias and can be verified with knowledgeable third parties. Level 1 का जो input होता है वो third parties से verifiable होता है। Priority, best priority देता है ये हमें, best value देता है हमें level 1। ठीक है। In contrast, the disclosure informs investors that the fair value of the contingent liability derived via level 3, मैंने बता ही दिया कि जो हमारा contingent liability है वो level 3 से आया। This measurement therefore involved a high value level of judgment, so इसमें risk भी ज्यादा होगा। There is also a risk that the entity eventually pays differ materiality from the year-end carrying amount. For this reason, the disclosure provides additional information about how management have estimated the fair value of the liability so that the investors can assess the adequacy of methodology used and reach a conclusion so as to whether the level of measurement uncertainty is acceptable to them or not. ठीक है, सो इसीलिए जो लेवल 3 के इनपुट्स हैं उन्होंने इसीलिए डिस्क्लोज कर दिए कि जो रिस्क की एक्सेप्टेबिलिटी है वो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। ड्यू टू लेवल ऑफ रिस्क सम इन्वेस्टर्स may decide to sell their shares in an entity if its fair value are obtained from level 3 inputs। ठीक है, डन हो गया। सो उसके बाद हमारा यहाँ पे चैप्टर जो है आपका खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने काफी कुछ कवर किया, फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है वो कवर किया, IFRS 13 कवर किया। IFRS 13 में फेयर वैल्यू मेजरमेंट क्या होती है, एक्टिव मार्केट क्या होती है, मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट्स क्या होती हैं, ठीक है वो पढ़ा। उसके बाद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इनपुट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।